ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, बुक्स के पेजेस और गवर्नमेंट आर्काइव फाइल से भरा पड़ा है, तो अगर आपने बोर होकर इसे पूरा ना देखने की भूल की तो आप बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिस कर देंगे, स्पेशली थर्ड पॉइंट की बातें जिन्हें सुनकर आपका रिएक्शन होगा। आजकल ना पॉडकास्ट्स की बाढ़ सी आ गई है, लेकिन इनमें सिर्फ अच्छी बातें नहीं होती, इनमें मिलता है स्यूडो साइंस, भूत पिचास की कहानियां और बिना मतलब की बातें। कई क्रिएटर्स ने इसे कॉल आउट भी किया है, लेकिन कई ऐसे पॉडकास्ट भी हैं जो इतिहास के नाम पर बिल्कुल ही बकवास फैला रहे हैं और फ्रीडम फाइटर्स को बदनाम कर रहे हैं। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन पर कोई क्रिएटर बात ही नहीं कर रहा। सो बीइंग अ डाई हार्ट मोदी फैन, हमने सोचा इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। तो इस वीडियो में हम एक्सपोज करेंगे पॉडकास्ट जगत के सुप्रीम लीडर रणवीर अलाहाबादिया और उनके लीस्ट एब्सर्ड गेस्ट विक्रम संपत को। और अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा तो इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो हम अभिजीत चावड़ा और अनुज धर पर लाएंगे, जो विक्रम संपत से बहुत ज्यादा एब्सर्ड और रणवीर के बहुत करीब हैं। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। तो भारतवासियों, प्रसारण शुरू करते हैं। ये चलचित्र सोशल थिंकर द्वारा निर्मित तथा क्रूर दर्शन द्वारा प्रस्तुत है। आनंद लीजिए। Around 12th of January 1948, when Gandhi made his call that if the Indian government does not give 50 crores or so to Pakistan as promised, he will go on a fast unto death. At the same time, when Pakistani forces were incursions into Kashmir by the tribes and all those people, that is when these people said this guy needs to be bumped off because he is a national security threat. ये सच है कि गांधी जी ने अपना फास्ट 12 जनवरी 1948 को शुरू किया था और इसके कुछ ही दिनों बाद 15 जनवरी 1948 को इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को फंड्स रिलीज करने का डिसीजन लिया था। पर ध्यान देने वाली बात ये है कि क्या गांधी जी ने 15 जनवरी को अपना फास्ट तोड़ दिया था? नहीं। तो क्या 16 जनवरी को फास्ट खत्म किया? नहीं। और 17 जनवरी को? तभी नहीं। गांधी जी ने अपना फास्ट आखिरकार 18 जनवरी को तोड़ा। गवर्नमेंट के अग्री होने के 3 दिन बाद भी गांधी जी ने अपना फास्ट क्यों नहीं तोड़ा, जबकि उनकी मांग तो 15 तारीख को ही मान ली गई थी। रियलिटी इज कि 12 जनवरी से 18 जनवरी तक का गांधी जी का फास्ट कभी भी 55 करोड़ रुपए को लेकर था ही नहीं। ये फास्ट तो हिंदू, मुस्लिम और सिख में यूनिटी और पीस के लिए था और इसका मेन एम उस वक्त के हो रहे दंगों को रोकना था। इसकी कंफर्मेशन हमें गांधी जी की 12 जनवरी की स्पीच से भी होती है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ अपना फास्ट अनाउंस किया बल्कि उसके पीछे का मेन रीजन और अपना क्लियर एम भी बताया। इस स्पीच में गांधी जी ने कहीं भी 55 करोड़ रुपए की कोई बात ही नहीं की। वो सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और सिखों के बीच यूनिटी की बात करते हैं और देश में हो रहे दंगों पर चिंता जताते हैं। यहाँ तक कि 13 जनवरी की स्पीच में भी उन्होंने 55 करोड़ रुपए का कोई भी जिक्र नहीं किया। 15 जनवरी को जब इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का अनाउंसमेंट करती है, तब वो कहीं भी ये नहीं कहती कि ये फैसला गांधी जी की वजह से लिया गया है। फिर 16 जनवरी को गवर्नमेंट इस रकम को ट्रांसफर करने का प्रोसेस भी स्टार्ट कर देती है, लेकिन इसके बावजूद गांधी जी अपना फास्ट नहीं तोड़ते। 18 जनवरी को भी वो अपना फास्ट तब तोड़ते हैं जब राजेंद्र प्रसाद कई और लोगों के साथ गांधी जी के पास जाते हैं और 7 पॉइंट्स का एक डिक्लेरेशन सुनाते हैं। इस डिक्लेरेशन पर 100 से भी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स के सिग्नेचर्स थे, जिनमें हिंदू महासभा, RSS, जमीयत उल उलमा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम भी शामिल थे। इन सभी ने ये वादा किया था कि अब दिल्ली में राइट्स नहीं होंगे और इसी भरोसे के बाद गांधी जी ने अपना फास्ट तोड़ा। ध्यान देने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन 7 पॉइंट्स में भी कहीं भी पाकिस्तान को पैसे देने की कोई बात ही नहीं की गई थी। ये बस एक पॉइंट था। ऐसे कई पॉइंट्स को आगे हमने प्रॉपर सोर्सेज और सॉलिड एविडेंस के साथ काउंटर किया है, अनलाइक देम जो बिना किसी प्रूफ के कुछ भी बोल देते हैं। He is a national security threat because at a time when Pakistan is attacking us,
Why do we need to be so virtuous saying we promised you 50 crores, we will give you, and they are going to use that money to arm themselves against us. So, and for that this man is going on a hunger strike unto death. And so these people, 12th January, just about 18 days before Gandhi was finally murdered, was when they hatched the plot. In fact, in my research I came across that Godse, they were not professional killers or anything. विक्रम संपत is also often seen attempting to justify Gandhi's assassination. उनका कहना है कि ये हत्या सिर्फ गांधी जी के उस फास्ट की वजह से हुई थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को 55 करोड़ की राशि देने की मांग की थी। यही वजह गांधी जी की हत्या के समर्थन में सबसे ज्यादा दोहराई जाने वाली दलीलों में से एक है, खासकर नाथूराम गोडसे के समर्थकों द्वारा। इस नैरेटिव को कई बार रिपीट किया गया है ताकि इस हत्या को देशभक्ति से जोड़ा जा सके, ये कहते हुए कि हत्या का मकसद सिर्फ ये फाइनेंशियल डिसीजन था और कुछ नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी साफ तौर पर बताया है, गांधी जी का उपवास 55 करोड़ को लेकर नहीं था, लेकिन चलिए मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि उन्होंने उपवास सिर्फ इसी एक वजह से किया था। फिर भी ये जस्टिफिकेशन पूरी तरह से कमजोर पड़ जाती है और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है जो मैं अब बताने जा रही हूँ। गोडसे और उसके साथी 12 जनवरी 1948 से भी पहले कई बार गांधी जी पे मर्डर अटेम्प्ट कर चुके थे। इनफैक्ट उन्होंने कई बार पब्लिक स्टेटमेंट्स भी दिए थे जिसमें वो कहते थे कि हम गांधी को चुप करा सकते हैं या गांधी को मर जाना चाहिए और कि जल्द ही गांधी को मार दिया जाएगा। इन सब बातों के प्रॉपर सोर्सेज के साथ मैं आपको अब एक सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। गांधी जी पर कई बार मर्डर अटेम्प्ट्स हो चुके थे, जैसे 1917 में चंपारण में ब्रिटिश जमींदारों द्वारा और 1934 में पुणे कार बॉम्ब अटैक। लेकिन अभी हम उन अटेम्प्ट्स की बात करेंगे जिसमें स्पेसिफिकली गोडसे और उसके साथी डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। पहला इंसिडेंट मैं आपको जुलाई 1944 का बताती हूँ, जब पंचगनी में गांधी जी एक प्रेयर मीटिंग कर रहे थे और उस वक्त एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप वहाँ पे प्रोटेस्ट भी कर रहा था। प्रोटेस्टर्स में से एक आदमी अचानक से चाकू लेके गांधी जी की तरफ भागता है, लेकिन उसे मणिशंकर पुरोहित और भिलारी गुरुजी के द्वारा तुरंत ही पकड़ के जमीन पर गिरा दिया जाता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि नाथूराम गोडसे ही था। गांधी जी ने उसे बात करने के लिए बुलाया भी, लेकिन गोडसे ने उनसे बात करने से साफ मना कर दिया। बाद में इस इंसिडेंट को भिलारी गुरुजी ने कंफर्म भी किया था। फिर सितंबर 1944 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेवाग्राम आश्रम में एक आदमी हाथ में चाकू लेके अंदर घुस गया। फिर लोगों ने तुरंत ही उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन इस बार भी गांधी जी ने उस पर किसी भी तरह के क्रिमिनल चार्जेस लगाने से मना कर दिया। इस इंसिडेंट का जिक्र मनुबेन गांधी और गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल ने भी अपनी राइटिंग्स में भी किया हुआ है। We can also clearly see Godse's violent mindset in his own writings and published content. In 1945, he published a cartoon in his Marathi journal Agrani, where Gandhiji is depicted as Ravan. In the cartoon, as you can see, his assassination is being carried out by Ram and Lakshman, represented by Savarkar and Shama Prasad Mukherjee. और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि गांधी के 10 सर दिखाए गए हैं एंड ईच हेड रिप्रेजेंट्स अ रिस्पेक्टेड इंडियन फ्रीडम फाइटर। These include leaders like सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, राजा गोपालचारी, कृपलानी एंड जीबी पंत। अग्रणी जनरल में 12 अप्रैल 1947 को गोडसे एक आर्टिकल लिखता है जिसमें वो सीधे ये कहता है कि गांधी जी को अब खुद ही सुसाइड कर लेना चाहिए। जस्ट इमेजिन, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसी बातें ओपनली लिखी जा रही थी। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि गांधी जी की हत्या से 4-5 महीने पहले ही जीवी केटकर को ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। गोडसे उनकी असैसिनेशन की प्लानिंग कर रहा है, ये बात उनको ऑलरेडी पता थी। अब जीवी केटकर बीजी तिलक के ग्रैंडसन थे और ये कोई छोटी बात तो नहीं थी। ये सब डिटेल्स कपूर कमीशन की रिपोर्ट में क्लियरली लिखी हुई हैं और खुद केटकर ने भी इस बात को कई बार पब्लिकली एक्सेप्ट भी किया है। तो इन सब बातों से एक बात तो क्लियरली कंक्लूड की जा सकती है कि गोडसे का गांधी जी को मारने का इंटेंशन 12 जनवरी से पहले से ही था और कई बार ट्राई भी कर चुका था। और जो लोग स्पेशली नेताजी बोस और सरदार पटेल के समर्थक गोडसे के एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी एक बार थोड़ा क्रिटिकल सोचने की जरूरत है। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है। इस फोटो से सावरकर और गोडसे के बीच के रिश्ते का भी एक क्लियर आइडिया मिलता है, जिसके बारे में हम अगले सेगमेंट में डिटेल में बात करेंगे।
Because he had this past affiliation with Savarkar, Savarkar got dragged into the entire case, and there was some police approvers called Digambar Badge who gave this sham of a story that Godse and Apte went to Savarkar's house in Dadar in Mumbai, where he's supposed to have told them in Marathi that Yashasvi hoon ya, be successful and come back. And that was a bunkum story, some gossip. There's no way to corroborate that with any evidence. अगर आप लोग ये पुराना पॉडकास्ट देखें तो वहाँ विक्रम संपत एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि सावरकर का गोडसे से कोई खास रिश्ता नहीं था, बस पास्ट में थोड़ी बहुत जान पहचान थी। और इतना ही नहीं, वो यहाँ तक कहते हैं कि दिगंबर बड़के का जो बयान है वो सब बकवास है, क्योंकि उसे सपोर्ट करने के लिए कोई और एविडेंस नहीं था। हम विक्रम संपत की इन्हीं बातों को नेशनल आर्काइव्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्डेड हिस्ट्री से काउंटर करेंगे। देखिए, ये बात तो फैक्चुअली सही है कि जब गांधी जी के असैसिनेशन का केस कोर्ट में चला था तब एक कॉन्विक्ट था, दिगंबर बड़गे, जो कि एक वेपन डीलर था। उसने कोर्ट में बोला था कि गांधी जी की हत्या से कुछ दिन पहले नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे सावरकर से मिलने उनके घर गए थे। लेकिन दिगंबर बड़गे के इस बयान को सपोर्ट करने के लिए कोर्ट में कोई एविडेंस पेश नहीं किया गया था, यानी कोई कोरॉबरेटिव प्रूफ नहीं था जो ये कंफर्म कर सके कि गोडसे और आप्टे वाकई सावरकर से मिलने गए थे। तो लैक ऑफ एविडेंस के चलते सावरकर को बरी कर दिया गया। पर क्या सच में उस समय कोई एविडेंस मौजूद नहीं थे, या फिर थे पर उन्हें जज के सामने पेश ही नहीं किया गया? इसका एक हिंट हमें सरदार पटेल के एक लेटर से मिलता है जो वो 27 फरवरी 1948 को नेहरू जी के लिए लिखते हैं, जिसमें वो गांधी जी के मर्डर को लेकर बात करते हैं और लिखते हैं कि ये हिंदू महासभा के एक उग्रवादी धड़े का काम था जो सीधे सावरकर के नेतृत्व में काम कर रहा था, जिसने ये षड्यंत्र रचा और उसे अंजाम तक पहुंचाया। इस लेटर को आप सरदार पटेल कॉरेस्पॉन्डेंस के वॉल्यूम 6 में देख सकते हैं। बट हम सिर्फ इस एक लेटर से कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते। अगर हम सच्चाई को और गहराई से समझना चाहते हैं तो हमें कपूर कमीशन रिपोर्ट को देखना होगा, जो महात्मा गांधी की हत्या की जांच के लिए बनाई गई थी। और इसी रिपोर्ट के पेज 317 पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रूशियल बात सामने आती है। यहाँ हमें एक स्टेटमेंट मिलता है अप्पा रामाचंद्र कासर का, जो कि सावरकर के बॉडीगार्ड थे। उन्होंने 4 मार्च 1948 को बॉम्बे पुलिस को बयान दिया था, जिसमें वो साफ साफ बताते हैं कि अगस्त 1947 में सावरकर की मुलाकात नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे से होती है। उनके मुताबिक सावरकर ने उन दोनों के साथ एक प्लेन जर्नी भी की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि दिसंबर 1947 में एक और मुलाकात हुई, जिसमें इस बार करकरे भी शामिल था। और फिर बात आती है जनवरी 1948 की। बॉडीगार्ड कासर के मुताबिक 13 या 14 जनवरी को करकरे फिर आता है एक पंजाबी यूथ के साथ और उनमें बातचीत होती है। फिर 15 या 16 जनवरी को गोडसे और आप्टे एक बार फिर सावरकर से मिलने जाते हैं। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग और थोड़ी अनसेटलिंग बात सामने आती है। इस मुलाकात के कुछ दिन बाद यानी 20 जनवरी 1948 को गांधी जी की प्रेयर मीटिंग में एक बॉम्ब ब्लास्ट किया जाता है। हालांकि ये बॉम्ब ब्लास्ट फेल हो जाता है और एक पंजाबी रिफ्यूजी यूथ को पकड़ा जाता है जिसका नाम मदन लाल पहवा था। और दिलचस्प बात ये है कि इस युवक के बारे में कासर ने जिक्र भी किया था, यानी ये पूरा प्लॉट अचानक नहीं बना था, ये सब कुछ प्लानिंग के साथ हो रहा था। और सावरकर से इन मुलाकातों के बीच की टाइमिंग भी काफी सवाल खड़े करता है। और फिर 23 या 24 जनवरी 1948 को गोडसे और आप्टे एक बार फिर सावरकर से मिलने उनके घर सावरकर सदन जाते हैं। और फिर इस मीटिंग के सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे बिरला हाउस में गांधी जी को पब्लिकली गोली मारकर उनकी हत्या कर देता है। अब आप लोग खुद सोचिए कि इधर सावरकर की मीटिंग्स होती थी और उधर गांधी जी पे मर्डर अटेम्प्ट्स हो रहे थे। क्या ये सब कुछ सिर्फ कोइंसिडेंस था? कोइंसिडेंस भी एक बार होता है, यहाँ तो बार बार कोइंसिडेंस ही हो रहे थे। और अगर आप इस रिपोर्ट का पेज 318 खोलेंगे तो वहाँ एक और बहुत ही अहम गवाही मिलती है, इस बार सावरकर के पर्सनल सेक्रेटरी गजानन विष्णु डामले की। डामले ने भी 4 मार्च 1948 को बॉम्बे पुलिस को
बयान दिया था। और हैरानी की बात ये है कि उन्होंने भी लगभग वही बातें दोहराई जो पहले बॉडीगार्ड कासर ने कही थी। डामले बताते हैं कि जनवरी 1948 में करकरे और एक पंजाबी रिफ्यूजी लड़का सावरकर से मिलने उनके घर आए थे। फिर वो दोनों कभी नहीं आए। इसी दौरान यानी मिड जनवरी में आप्टे और गोडसे भी सावरकर से मिलते हैं। इसके अलावा सेक्रेटरी डामले ये भी बोलते हैं कि दिगंबर बडगे जिसने गवाही दी थी वो दिसंबर 1947 में सावरकर से मिलने सावरकर सदन आता है। अब आप ही सोचिए, किसी भी इंसान के सबसे करीब कौन होता है? उसका बॉडीगार्ड और उसका पर्सनल सेक्रेटरी, जो हर रोज उसके साथ होता है, उसके घर में, उसके सफर में, उसकी बातचीत में। और यहाँ हम बात कर रहे हैं अप्पा कासर और जीवी डामले की, सावरकर के बॉडीगार्ड और सेक्रेटरी। ये दोनों एक ही जैसी बातें कर रहे थे। सावरकर की मुलाकातें, गोडसे आप्टे के विजिट्स, करकरे और दिगंबर बडगे की मीटिंग्स और सस्पिशियस लोग जैसे कि वो पंजाबी रिफ्यूजी लड़का। इतना सब कुछ हो रहा था, इतने सारे कॉमन लिंक्स, इतनी सारे सस्पिशियस मीटिंग्स, और फिर जस्ट डेज लेटर गांधी जी की हत्या हो जाती है। क्या इतने सारे कोरॉबरेटिव एविडेंस काफी नहीं थे? लेकिन अफसोस की बात ये है कि इतने इम्पोर्टेंट लोगों के स्टेटमेंट्स कोर्ट में कभी पेश ही नहीं किए गए, जबकि ये स्टेटमेंट्स असैसिनेशन के एक मंथ बाद ही रिकॉर्ड कर लिए गए थे और केस के दौरान अवेलेबल भी थे। पर फिर भी पता नहीं किस साजिश के तहत इन्हें जज के सामने पेश ही नहीं किया गया। अब सोचिए, जब ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स ही कोर्ट में नहीं रखे जाएंगे तो कोई भी बड़े आराम से एक्विट हो जाएगा। ये सारी बातें मैं अपने मन से नहीं बोल रही, ये सब नेशनल आर्काइव में रिकॉर्डेड हिस्ट्री है जिसे आप भी जाके पढ़ सकते हैं। हमने पेज नंबर भी बता दिया है। ये सारी बातें ना विक्रम संपत जी को भी पता है, क्योंकि उन्होंने ही कहा है कि I detailed the entire thing based on about 11,000 pages of court documents that I found in the National Archives of India. ये हो ही नहीं सकता कि उन्होंने कपूर कमीशन रिपोर्ट ना पढ़ी हो, जिसने उसके आइडियल को ही मर्डर प्रूफ कर दिया। और अब बात करते हैं उस एक चीज की जो सारी लाइंस क्रॉस कर देती है। जिस न्यूज़पेपर की इमेज मैंने आपको पहले दिखाई थी उसका नाम था अग्रणी। ये कोई सिंपल अखबार नहीं था, ये वही न्यूज़पेपर था जिसमें फ्रीडम फाइटर्स, वो लोग जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए सब कुछ कुर्बान किया, उनके खिलाफ भद्दी बातें, घटिया आरोप और मैनिपुलेटेड फोटोज छापे जाते थे। और शॉकिंग बात ये है कि इस अग्रणी न्यूज़पेपर की सिक्योरिटी के लिए खुद सावरकर ने गोडसे और आप्टे को 15,000 की फंडिंग दी थी। अब 15,000 उस दौर में बहुत बड़ी रकम होती थी। अब आप खुद सोचिए, जब इस अखबार को इतना पैसा दिया जाता है जो नफरत फैलाने का काम कर रहा हो, और किसी भी आइडियोलॉजी को फैलाने या एक नैरेटिव खड़ा करने के लिए इतना पैसा देना, ये केवल सपोर्ट नहीं होता, ये एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है। तो क्या विक्रम संपत जी, आप इसे भी शेम ऑफ स्टोरी बोलेंगे? और रिसर्च करते हुए हमें एक और ऐसी बात पता चली जिसने सावरकर और गोडसे के गुरु शिष्य के रिश्ते को एक बिल्कुल अलग रोशनी में दिखा दिया। इसके लिए हमें देखना होगा एक बहुत ही मशहूर किताब फ्रीडम एट मिडनाइट, जिसे लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर ने लिखा था। इसकी 1975 की फर्स्ट एडिशन पेज नंबर 423 पर एक बहुत ही चौंकाने वाला जिक्र मिलता है। इसमें लिखा है कि गोडसे ने अपनी जिंदगी में ब्रह्मचर्य अपनाने से पहले सिर्फ एक बार फिजिकल रिलेशनशिप बनाया था, जो कि होमोसेक्सुअल था, और जिस व्यक्ति से बनाया था उसका नाम था सावरकर। अब हम यहाँ किसी की पर्सनल लाइफ या किसी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को जज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिक्र इस बात का है कि उस समय सावरकर मैरिड थे और उनका गोडसे से ये संबंध एक गुरु शिष्य के ट्रेडिशनल रिश्ते से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। इस जिक्र का मकसद किसी की निंदा करना नहीं है, बल्कि इस हिस्टोरिकल रिलेशनशिप की परतों को समझना है, जो शायद सिर्फ विचारधारा तक सीमित नहीं था। अब ये बात कितनी फैक्चुअल है, कितनी सिंबॉलिक, ये एक अलग बहस का विषय हो सकता है, लेकिन इस बात का दर्ज होना, वो भी एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर और वेल रिसर्च्ड किताब में, अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और अब अंत में चलिए कपूर कमीशन के उस निष्कर्ष को खुद उनके शब्दों में सुनते हैं, जो इस पूरे मामले की सबसे कड़ी और सबसे साफ टिप्पणी करता है। इन सभी तथ्यों को एक साथ देखने पर सावरकर और उनके समूह द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की साजिश के अतिरिक्त कोई अन्य सिद्धांत टिक नहीं सकता।
लेकिन अफसोस की बात ये है कि जब ये रिपोर्ट फाइनली पब्लिक डोमेन में आई, जब सच सामने आने लगा, तब तक सावरकर खुद अपनी जान ले चुके थे। विक्रम संपत जी, मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी, भले ही उस वक्त कोर्ट में सबूत पेश नहीं किए गए, लेकिन इतिहास ने अब तक कई सबूतों को उजागर कर दिया है। बस अब इंसाफ होना बाकी है। इतिहास को छुपाया जा सकता है मगर मिटाया नहीं जा सकता।